जब भी बात हिमालय की होती है तो हमारे दिमाग में खूबसूरत वादियां, शांत नदियां और देवभूमि की छवि आती है। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो लहू, शौर्य और अदम्य साहस से लिखा गया है। हिमालय के लोग सिर्फ पहाड़ों के वासी नहीं हैं, वे जन्मजात योद्धा हैं, एक मार्शल रेस। महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर करगिल की बर्फीली चोटियों तक इन पहाड़ी वीरों ने हर युग में भारत की रक्षा की। इतिहास की किताबों में भी हिमालय को सदियों से सिर्फ एक शांत संतरी माना गया है भारत का। लेकिन हिमालय केवल बर्फ की दीवार नहीं, वो लहू और फौलाद की वो ढाल है जिसने प्राचीन काल से आज तक हर विदेशी आक्रांता की छाती को फाड़ा है। यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जिन हिमालयी वीरों ने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों का तर्पण कर दिया, उन्हें हमारी इतिहास की पुस्तकों के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। शेष भारत को भी उठना होगा और जानना होगा कि इन पहाड़ों का वो खौलता हुआ सच, जिसने कभी दिल्ली के सुल्तानों को जिंदा दफन किया तो कभी मुगलों के अहंकार के नाक कान काट दिए। यह दास्तान देवभूमि की शांति की नहीं, हिमालय के उन महायोद्धाओं के महाशौर्य की है जिनके बिना भारत का अस्तित्व ही अधूरा है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालयी वीरों की शौर्य परंपरा की जड़ें हजारों साल पुरानी है। प्राचीन काल से ही पहाड़ के लोग आयुध जीवी रहे हैं, यानी वे लोग जिनकी आजीविका और धर्म दोनों ही हथियार थे। पौराणिक काल में ही महाभारत का महान युद्ध याद कीजिए। महर्षि व्यास रचित महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि पहाड़ के वीरों ने, चाहे वे खस हो, कुलिंद हो, किरात हो, तंगड़ हो आदि सभी ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। ये वो लड़ाके थे जो पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों पर बिना थके लड़ सकते थे और जिनकी गुरिल्ला युद्ध नीति का मुकाबला करना मैदानी सेनाओं के लिए असंभव था। इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब भारत में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म की मान्यता थी कि युद्ध और हिंसा करने से मनुष्य नरक का भागी बनता है। इस अहिंसक विचारधारा के कारण मैदानी इलाकों के राजाओं को अपनी सेनाओं के लिए सैनिक मिलने बंद हो गए थे। साम्राज्य खतरे में थे। तब मैदानी राजाओं की नजर पड़ी उत्तर के हिमालयी योद्धाओं पर, पहाड़ों के खास किरात, नाग आदि सभी योद्धाओं पर, और उन्होंने उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। इतिहास गवाह है कि जब आचार्य चाणक्य ने क्रूर मगध नरेश धनानंद को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर जो गुप्त सेना बनाई, उसका मुख्य आधार ही पहाड़ी योद्धा थे। इतना ही नहीं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आंतरिक सुरक्षा और अंग रक्षक के रूप में अत्यंत कुशल किरात युवतियां ही तैनात थी। ये महिला योद्धा इतनी वफादार थी कि और इतनी खतरनाक थी कि कोई भी दुश्मन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के करीब फटकने की सोच भी नहीं सकता था। भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर राज करने वाले मुस्लिम आक्रांता कभी भी पहाड़ों को पूरी तरह जीत नहीं पाए। पहाड़ उनके लिए एक ऐसा काल चक्रव्यूह साबित हुए जहां जो भी आया वो वहीं दफन हो गया। पहला प्रसंग है रानी कर्णावती की, जिन्हें नाग कटी रानी भी कहते हैं, गढ़वाल की रानी। शाहजहां ने जब गढ़वाल को जीतने के लिए एक विशाल मुगल सेना भेजी तो उसका सामना हुआ राजमाता रानी कर्णावती से। रानी ने मुगलों को पहाड़ों की घाटी में ऐसा घेरा कि उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। रानी ने उन्हें अभयदान तो दे दिया, लेकिन एक ऐसी सजा दी जो मुगलों के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक बन गई। उन्होंने सभी जीवित मुगल सैनिकों के नाक और कान कटवा कर उन्हें वापस भेज दिया था। मुगलों से पहले तुगल कालखंड में चलते हैं। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने पहाड़ों को जीतने के लिए कराचल अभियान के तहत 1 लाख की सेना पहाड़ भेजी, लेकिन पहाड़ों के खस और स्थानीय वीरों ने गुरिल्ला युद्ध नीति और पत्थरों की बारिश से उस समय पूरी 1 लाख की सेना को काट डाला। मात्र 3 लोग वापस आए थे जिन्हें तुगलक ने काट डाला था। इसके अलावा क्रूर तैमूर लंग को भी गढ़वाल के 2 राजाओं ने जो जख्म दिए, उससे वह आक्रांता
वापस लौट गया था। अब पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं। मुगलों को धूल चटाने की यह परंपरा केवल उत्तर के पहाड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और असम की वादियों में भी यह शौर्य गूंज रहा था। सन 1671 में लड़ा गया सरायघाट का भीषण युद्ध इसका सबसे बड़ा गवाह है। क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए राजपूत राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी, लेकिन असम की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े थे ओम साम्राज्य के महान सेनापति लाचित बोरफुकन। लाचित ने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में मुगलों को ऐसा घेरा कि उनकी अत्याधुनिक सेना असहाय हो गई। भयंकर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद लाचित बोरफुकन ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोर्चे पर उतरकर औरंगजेब की सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। यह असमी और स्थानीय योद्धाओं की रणनीति का ही चमत्कार था कि पराजित मुगल सेना को असम से दुम दबाकर भागना पड़ा था। हिमालय की इस अभेद्य दीवार को अटूट रखने में नेपाल के वीर गोरखाओं का इतिहास भी रक्त से लिखा गया है। पूरी दुनिया जानती है कि ब्रिटिश हुकूमत भी जिन योद्धाओं के सामने थर-थर कांपती थी वे गोरखा थे, लेकिन अंग्रेजों से सदियों पहले मध्यकाल में जब मुस्लिम शासकों ने धन दौलत और मजहबी उन्माद के लिए नेपाल की पहाड़ियों पर पैर पसारने की कोशिश की तो गोरखाओं ने उन्हें भयानक सबक सिखाया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने जब आधुनिक हथियारों और तोपों से लैस अपनी विशाल फौज को नेपाल जीतने के लिए भेजा तो सिंधुलीगढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध में नेपाल के गोरखा वीरों ने अपनी पारंपरिक खुखरी और गोरखा रणनीति के बल पर उस नवाब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। सुल्तानों के आधुनिक हथियार गोरखाओं की इसी पहाड़ी जज्बे और उनकी खुखरी के सामने फेल हो गए। मुगलों और सुल्तानों के कई हमलों को नाकाम कर गोरखाओं ने यह साफ कर दिया था कि हिमालय की कंदराओं में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। बात डोगराओं की भी कर लेते हैं। हिमालय के इस शौर्य चक्रव्यूह का एक अत्यंत गौरवशाली अध्याय लिखा जम्मू के वीर डोगराओं और पहाड़ी सुरमाओं ने। डोगराओं कौम है जिसने केवल सीमाओं की रक्षा नहीं की बल्कि भारत की सीमाओं को खींचकर तिब्बत और मानसरोवर की छाती तक गाड़ दिया। याद कीजिए कहलूर यानी बिलासपुर की पहाड़ियों से निकले महान सेनापति बंदा सिंह बहादुर लक्ष्मण देव, जिन्होंने मुगलों के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी। और याद कीजिए डोगरा राजवंश के उस महान सेनापति जनरल जोरावर सिंह को, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शून्य से भी नीचे के तापमान में जहां खून जम जाता है वहां इन वीर डोगराओं ने लद्दाख, बाल्टिस्तान और पश्चिमी तिब्बत को फतह कर तकलाकोट और मानसरोवर झील तक भारत का भगवा ध्वज फहरा दिया था। इतिहास गवाह कि इतिहास के सबसे क्रूर और जमे हुए मैदानों की लड़ाइयां डोगरा रेजिमेंट ने जीती है। यही जो अटूट पहाड़ी खून था जिसने देश को प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जैसा अमर शहीद दिया, जिनकी रगों में इसी हिमालय शौर्य का रक्त बहता था। अब उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के महायोद्धाओं की बात कर लेते हैं। शौर्य की यह गाथा तब तक अधूरी है जब तक हम देवभूमि उत्तराखंड के उन सपूतों की बात न करें जिन्होंने पहाड़ों का भूगोल बदल दिया। याद कीजिए गढ़वाल के अमर सेनापति माधो सिंह भंडारी को, जिन्होंने तिब्बत के दापा युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और पहाड़ को पानी देने के लिए मलेथा की प्रसिद्ध गूल यानी नहर खोद डाली। याद कीजिए महाबली रिखोला लोधी को, जिनके नाम मात्र से मुगलों के पैर कांपने लग जाते थे। उत्तराखंड के इसी पहाड़ी गौरव को तिब्बत की सीमाओं तक इन दोनों ने स्थापित किया था। अब कुमाऊं के चंद राजवंश की भी बात करें तो प्रतापी राजा बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर ऐतिहासिक आक्रमण कर वहां के हुनियों और लुटेरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग को सुरक्षित किया, तिब्बत के क्षेत्रों से टैक्स वसूला और मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के भोजन विश्राम के लिए सदा के लिए गूंठ भूमि यानी दान की जमीन आरक्षित कर दी थी। गढ़वाल के इन महानायकों और कुमाऊं नरेश ने सिद्ध कर दिया था कि पहाड़ के वीरों की तलवारों की चमक कैलाश की बर्फीली चोटियों से भी तेज है। अब ब्रिटिश काल की भी बात कर लेते हैं। समय बदला, देश पर अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने बहुत जल्द यह मान लिया था कि पहाड़ के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके हैं। उन्होंने गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं राइफल्स जैसी रेजिमेंटों का गठन किया। बाद में गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट जैसी बहुत सी रेजिमेंट पहाड़ों के लिए बनाई गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के मोर्चे पर जब ब्रिटिश अधिकारी भी घुटने टेक चुके थे, तब इन पहाड़ के सपूतों ने, और उन्होंने भी एक ऐसा सपूत, उसने वह असंभव भी पूरा कर दिया।
उनका नाम था नायक दरबान सिंह नेगी। अपनी जान की परवाह न करते उन्होंने दुश्मन के खायों पर कब्जा किया। इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सैन्य विक्टोरिया क्रॉस मिला, जो किसी भी भारतीय को मिलने वाले शुरुआती विक्टोरिया क्रॉस में से एक था। और उनके बाद गब्बर सिंह नेगी को भी यह सम्मान मिला था। 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर कबीलाई और पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। कश्मीर खतरे में था। श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाना सबसे जरूरी था। तब मैदान में उतरी कुमाऊं रेजिमेंट। हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका एक हाथ पहले से ही फ्रैक्चर था, उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। दुश्मन की संख्या उनसे 7 गुना ज्यादा थी, लेकिन मेजर शर्मा ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और श्रीनगर को बचा लिया। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था और वे हिमाचल से थे। बहुत से वीरों की कथाएं लिखी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश को बचाने में गढ़वाल राइफल के हिमालय के वीरों की यह शौर्य गाथा अरुणाचल प्रदेश की पूरी पहाड़ियों का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से ओझल एक ऐसा ही महानायक है, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 4 गढ़वाल राइफल्स के इस वीर सपूत ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नेफा यानी अब का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके नूरनांग की पहाड़ी में जो चमत्कार किया वह सैन्य इतिहास में अकल्पनीय है। 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल के तवांग को पार कर नूरनांग की पहाड़ियों पर धावा बोल दिया था। जसवंत सिंह ने अपने 2 साथियों लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई के साथ मिलकर चीनी बंकर पर धावा बोला और उनकी मशीन गन छीन लाए। इस बहादुरी में उनके दोनों साथी शहीद हो गए, लेकिन जसवंत सिंह पीछे नहीं हटे। वे 3 दिन तक चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकते रहे और 300 चीनी सैनिकों का उन्होंने नरसंहार कर दिया था। जबकि जसवंत सिंह रावत को ऊपर से आदेश आया था कि वे अपनी बटालियन को लेकर पीछे चले जाएं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया था और उन्होंने 2 स्थानीय मोनपा जनजाति हुए तो सेला और नूरा की मदद ली थी और चीनियों को रोक दिया था। और इस तरह अरुणाचल प्रदेश चीन के हाथों से जाने से बच गया था। आखिर इन वीरों को आप इतिहास की पुस्तकों में क्यों नहीं पाते? यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर भारत की इतिहास की पुस्तकों में हिमालय के वीरों का उल्लेख क्यों नहीं है? इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूंगा। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।